नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उनकी दो कमज़ोरियां होती हैं। एक, वो सामने वाला जिसकी निंदा कर रहे हैं उसकी सिर्फ कमज़ोरी कमियां देखते हैं, उसकी अच्छाइयां नहीं देखते। ये नहीं देखते कि उसमें जो अच्छाई और बुराई का अनुपात है वो किस तरफ झुका हुआ है, अच्छाइयाँ ज़्यादा है या बुराइयाँ ज़्यादा। तो लगातार हैमर करते हैं, लगातार आक्रमण करते हैं बुराइयों पर। दूसरा, वो कभी अपनी ओर झांक कर नहीं देखते कि उनमें क्या कमी है। तो आजकल पिछले 8-9 साल से भारत की राजनीति में बुराई के लिए, आलोचना के लिए, निंदा के लिए, हमला करने के लिए एक ही शख्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार हमलों का सिलसिला जारी है, अनवरत जारी है, देशी विदेशी सारे तरह के तत्व। लेकिन आज मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ विपक्ष की। विपक्ष की राजनीति, मेरा आकलन है कि विपक्ष की राजनीति बंजर हो चुकी है। इसने नेता पैदा करने बंद कर दिए। अब जो साइंटिफिक रिएक्शंस होते हैं, जो वैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं, उनका भी असर जो है इस राजनीति पर पड़ना बंद हो गया है। विखंडन से, किसी भी परमाणु के अणु के विखंडन से ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा आपके काम तभी आ सकती है जब आप उसको कैप्चर करें। और दो तत्वों के मिलने से भी एक ऊर्जा पैदा होती है जो ज़्यादा स्थायी होती है। इसीलिए कहते हैं विलय, या जो मिलना जो है वो ज़्यादा कारगर होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। बात राजनीति की कर रहा हूँ, विज्ञान की नहीं। तो विखंडन, आप देखिए कि विखंडन का फ़ायदा उठाने वाले भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग रहे। अगर आप पूछें तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा फ़ायदा विखंडन से पैदा हुई राजनीतिक ऊर्जा का सबसे ज़्यादा लाभ किसी ने अगर उठाया अपने पक्ष में तो वो थी इंदिरा गांधी। 2 बार पार्टी तोड़ा, 1969 और 1978। दोनों बार वो ज़्यादा मजबूत होकर निकली। और दूसरी तरफ समाजवादी हैं, और उसके बाद उन्हीं का नया स्वरूप था जनता दल। उनके विखंडन से देखिए तो समाजवादियों के विखंडन से कोई नई ऊर्जा उस तरह से पैदा हो नहीं पाई। वो जो विखंडन के बाद जो धड़े बने वो अपने लिए कोई नई ज़मीन तलाश नहीं कर पाए। लेकिन जनता दल के विखंडन से निकले हुए कुछ लोगों ने ऐसा किया। उसमें जो है लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन 2 नेताओं का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस से जो लोग निकले, कांग्रेस को तोड़कर अपने राज्य में, ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी। मैं शरद पवार का नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ कि शरद पवार कांग्रेस में रहते हुए जितने बड़े नेता थे उसके आधे भी बड़े नहीं रह गए अपनी पार्टी बनाने के बाद। लेकिन ये बात ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी के बारे में नहीं कही जा सकती। उनका स्टेचर अपने राज्य में अपनी मूल पार्टी से बड़ा हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने उस विखंडन से जो उत्पन्न हुई ऊर्जा, उसका फ़ायदा उठाया, उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। तो आप अगर विपक्ष की राजनीति पर, वैसे तो मैं कहूं कि 30 साल, पिछले 3 दशक की राजनीति पर नज़र डालिए, लेकिन 30 दशक छोड़ दीजिए, पिछले 1 दशक 2013 से 2023 अगर इस दौरान देखें तो आप देखिए कि भारतीय राजनीति में विपक्ष के साथ क्या हुआ है। 1 साल का समय ओवरलैपिंग पीरियड है जब कांग्रेस की सत्ता थी 2013 से 14। यूपीए गया नहीं था, 2014 में गया, लेकिन 2013 से मोदी का उदय शुरू हो गया। उसके बाद से विपक्ष की राजनीति को आप देखिए। आप खोजकर पूरे देश में बताइए कि विपक्ष में कौन सा एक नेता है जो अपने कद से बहुत बड़ा बनकर उभरा हो। आपको खोजे नहीं मिलेगा। एक अपवाद के रूप में मिलेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उनके अलावा कांग्रेस पार्टी में आपको कोई नेता नहीं मिलेगा। जो थे वो चले गए। वो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, ये लोग जो छोड़ कर गए वो जहाँ थे वहाँ से बड़े नेता बने। लेकिन वो अलग मामला है। वो बीजेपी में गए, बीजेपी ने क्या किया, कैसे हुआ, तो उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो चिंता में डूबे रहते हैं हर समय कि भारत में जनतंत्र कमज़ोर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एकाधिकारवादी पार्टी होती जा रही है, उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, मोदी और बीजेपी जो है 24 घंटे चुनावी राजनीति में लगे रहते हैं, हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं,
सवाल ये है कि उसके लिए आपके पास संसाधन होना चाहिए। राजनीति में सबसे बड़ा संसाधन होता है मानव संसाधन। पैसे वैसे से सिर्फ राजनीति नहीं होती है, पैसे से होती तो जितने उद्योगपति हैं उनकी पार्टियां होती और वो देश पर राज कर रहे होते। पैसे से नहीं होती, मानव संसाधन, ऐसा मानव संसाधन जिस पर लोगों का भरोसा हो, जिसकी लोगों में प्रतिष्ठा हो, ऐसे मानव संसाधन जो है वो राजनीति में काम आते हैं। तो विपक्ष में आप पार्टियों पर नज़र उठाकर देखिए, सबसे बड़ी है कांग्रेस पार्टी। 2 नेताओं को उभारने की कोशिश हुई, हालांकि इन 10 सालों में ही नहीं, थोड़ा और पहले से हो रही थी। एक की पहले से हो रही थी, एक की इन्हीं 10 सालों, बल्कि 10 सालों भी नहीं, 4 सालों में। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, राष्ट्रीय स्तर पर दोनों को राष्ट्रीय नेता बनाने की कोशिश हुई। दोनों पद के कारण राष्ट्रीय नेता बने हुए हैं, कद के कारण नहीं है। उनका कद किसी क्षेत्रीय नेता से भी कम है। जो नेता एक लोकसभा चुनाव जीतने की हैसियत न रखता हो, मतलब जिसके पास एक लोकसभा की सुरक्षित सीट न हो, वो राष्ट्रीय नेता होने लायक नहीं है। या तो फिर वो इंटेलेक्चुअल हो, रणनीतिकार हो, पार्टी के लिए एसेट हो। इस मामले में अगर वो इन दोनों में से नहीं है तो वो पार्टी के लिए किसी काम का नहीं है। तो पहले राहुल गांधी को राष्ट्रीय नेता बनाने की कोशिश हुई, महामंत्री, फिर उपाध्यक्ष, फिर अध्यक्ष, सब बनाकर देख लिया, बात कहीं आगे बढ़ी नहीं। फिर चर्चा होती रही, कांग्रेसी जो है रोज़ नारा लगाते रहे, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। प्रियंका भी आ गई, फिर भी कांग्रेस नहीं बची, बल्कि और बुरा हाल हो गया। क्यों बुरा हाल हो गया? क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है नेतृत्व की। और आप उठाकर देख लीजिए, जितनी भी पार्टियां देश में आपको मिलेंगी विपक्ष की, उनमें नया नेतृत्व कहीं जहां अच्छी सरकार चल रही है वहां भी, जहां नहीं चल रही है या विपक्ष में है वहां भी। आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण सरकार चलाने का तो है उड़ीसा, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी। नवीन पटनायक के बाद कौन है, ये आप खोजते खोजते जो है अगर देखना शुरू करें तो आपको 2 नंबर खाली दिखेगा, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 नंबर तक जो है वो सारे खाने खाली ही मिलेंगे, कोई नहीं है। जो हैं दूसरी पार्टियों में वो इसलिए हैं कि उनका डीएनए है उनके पास अपने पिता का, जिन्होंने पार्टी बनाई थी, वो चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, और इसमें जो है एक तरह से जगन मोहन रेड्डी भी आते हैं। और आप देख लीजिए, आप चाहे जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए तो पीडीपी में देख लीजिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए, आप देख लीजिए तमिलनाडु चले जाइए, एकदम नीचे जो है वो डीएमके में देख लीजिए, एआईडीएमके में देख लीजिए, और उसके बाद एक एक करके पार्टियों को देखते जाइए। आपको किसी पार्टी में, कोई भी पार्टी जो क्षेत्रीय दल है, ममता बनर्जी अपने भतीजे को बनाना चाहती है, उसके अलावा पार्टी में नंबर 2 कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता। जेडीयू बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। तो इन नेताओं ने कभी दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व को उभारने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि ये सब कमज़ोर और डरे हुए नेता थे। डरा हुआ व्यक्ति जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा उसके आसपास का मजबूत होने पाए, तो वो लगातार कमज़ोर करता रहता है। और आप देखिए फ़र्क, इस बात को अगर समझना हो तो आप कांग्रेस में फिर लौट कर चलिए और इंदिरा गांधी को देखिए। इंदिरा गांधी जब डरी हुई नहीं थी, चाहे वो 1969 हो चाहे 1978, तब तक उनमें वो हिम्मत थी, तब तक उनको जो है क्षेत्रीय नेताओं से डर नहीं था। लेकिन वो उभरने नहीं देना चाहती थी, वो यस मैन चाहती थी। इसलिए नहीं कि उनसे उनको डर था, इसलिए कि वफादारी पहला गुण होना चाहिए। उस चक्कर में कांग्रेस आज कहाँ पहुँची है आप देख लीजिए। कोई किसी राज्य में कोई नेतृत्व उभारने में कम से कम 10 साल सरकार में रहने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी नया नेतृत्व आने के बाद 98 में सोनिया गांधी ने पार्टी का नेतृत्व संभाल लिया, और कि गांधी परिवार के बिना जो है पार्टी चल नहीं सकती, बच नहीं सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। गांधी परिवार के साथ ही ये पार्टी डूब रही है। तो आप अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में अगर देखें कि नेशनल लीडरशिप की तो बात ही छोड़ दीजिए, राज्य के स्तर के नेता जो है वो तैयार होना, वो पैदा होना बंद हो गए हैं।
तो विपक्ष की राजनीति आने वाले दिनों में कमज़ोर ही होनी है, मजबूत नहीं होनी है। इसलिए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बोलते हैं कि अगले चुनाव के बाद, यानी लोकसभा के 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस खोजे नहीं मिलेगी, तो वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। कोई पार्टी एकदम से ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो उनका मतलब है कि जो उसका एक समय वर्चस्व था, आज भी विपक्ष की जो नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, वो स्थिति 2024 में बची रहेगी कि नहीं, ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। आप बताइए कौन सी पार्टी है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये सवाल उठाया था, फिर उठा रहा हूँ कि कौन सी पार्टी है जिसका सर्वोच्च नेता जब चुनाव चल रहे हों 3 राज्यों में, तब वो छुट्टी मना रहा हो। तो इस तरह से पार्टी तो नहीं चल सकती, इस तरह से एनजीओ चल सकते हैं, इस तरह से कोई कॉरपोरेशन शायद चल सकता हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो किसी हालत में नहीं चल सकती। तो विपक्ष के नेताओं में देखिए आप, चाहे उत्तर भारत में देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार में देख लीजिए, चाहे पूरब में चले जाइए, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी आपको कोई नया नेतृत्व जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके विपरीत अलग बात करेंगे किसी अलग वीडियो में बीजेपी की, किस तरह से बीजेपी लगातार कंटिन्यूअस तरीके से सेकेंड जनरेशन लीडरशिप को उभारती और आगे बढ़ाती रही है। ये फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस में, ये फ़र्क है आज की सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी दलों में, जो आने वाले दिनों में और बड़ी समस्या बनकर उभरेगा। तो विपक्ष का हाल वही है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, यानी अपनी झोली में तो कुछ है नहीं। आप अपना जो जनाधार है उसका विस्तार तो कर नहीं पा रहे हैं, और दावा ये है कि हमको सत्ता चाहिए। सत्ता मिलती है उसको जिसके पास लोगों का विश्वास हो, भरोसा हो, जो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता हो, सत्ता में रहने पर करता हो, और सत्ता से बाहर जाने के बाद उस पर डटा रहता हो, उस मुद्दे पर। उन पर निष्ठा नहीं होती जो दूसरों में केवल खामी निकालने की कोशिश करते हैं, जो ये सोचने को भी तैयार नहीं होते कि आखिर लोगों ने उनको अगर सत्ता से बेदखल कर दिया तो क्यों किया, उसकी वजह क्या थी। उनको लगता है कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये दूसरों की वजह से हुआ, या तो जो पार्टी जीती है उसने कुछ गड़बड़ किया है, या फिर लोगों को समझ में नहीं आता, लोग नासमझ हो गए हैं। तो मतलब जब उनको चुना तब समझदार थे लोग, जब उनको सत्ता से हटाकर दूसरे को चुना तो लोग नासमझ हो गए। तो मतदाता को नासमझ समझने की भूल करने वालों का यही हश्र होगा जो आज के विपक्ष का हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।